नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त कदम विकसित भारत की ओर कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम उन योजनाओं की चर्चा करते हैं और अतिथि विशेषज्ञों के माध्यम से उन जानकारियों को आप तक साझा करते हैं जो समेकित रूप से मिलकर भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हैं, कृत संकल्प हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, तकनीक, रोजगार से संबंधित तमाम योजनाएं हैं। हम उन्हीं योजनाओं की चर्चा करेंगे और अपने अतिथियों के माध्यम से आप तक उन जानकारियों को पहुंचाएंगे जिन जानकारियों को प्राप्त करके आप खुद भी अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने अतिथियों का परिचय करते हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे दूसरे अतिथि हैं सामाजिक कार्यकर्ता कामेश्वर प्रसाद सिंह जी। सर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। इन अतिथि विशेषज्ञों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और योजनाओं पर परिचर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं की आमदनी बरकरार रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की थी और इन 8 सालों में ये योजना महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है और इसलिए हमारी माताओं बहनों की मुश्किलें कम करने पर हम जोर दे रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई ताकि जच्चा एवं बच्चा की समुचित देखभाल एवं पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके, इसके लिए लाभार्थी के पंजीकरण फॉर्म को भरने का दायित्व आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया। गई ऐसी स्कीम है जो कि उनको ऐसे समय में लाभ देती है जिस समय में वो अर्निंग नहीं कर सकती। उद्देश्य ये है कि जो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना, जो कि भारत सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस स्कीम को लेकर हमें बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। मुझे बहुत गर्व है इस स्कीम के ऊपर। प्रधानमंत्री और उन सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन लोगों की वजह से मैं इस योजना का भागीदार बन पाई। रिपोर्ट के बाद पुनः कदम विकसित भारत की ओर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। चलते हैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी के पास। सर, एक पत्रकार के रूप में लंबा करियर आपका रहा है। 4 दशकों से आपने बिहार और भारत के विकास को देखा है और इसमें हर वर्ग, युवा, महिला, किसान, सबके लिए योजनाएं बनती रही हैं। कई बार क्या होता है कि मुख्य धारा की योजनाओं में हम जो आधी आबादी हमारी हैं, महिलाएं पीछे छूट जाती हैं, उनके लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं। एक ऐसी ही योजना है मातृ वंदन योजना। मातृशक्ति वंदन योजना एक ऐसी योजना है जो महिलाओं के साथ साथ जो नवजात हैं, जो नव शिशु हैं, जो आने वाले समय में देश का भविष्य बनेंगे, उनकी भी चिंता यह योजना करती है। क्या है ये पूरी योजना और किस प्रकार ये सशक्त भारत बनाने में अपना सहयोग दे रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है वो इस देश की महिलाओं के लिए है, खास करके उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जी और पोषण की कमी जिनमें है, खास करके वैसी महिलाएं जो गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला है, मगर उस स्थिति में पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी होता है। वो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ज़रूरी है कि पौष्टिक आहार हो, माता स्वस्थ हो, तभी वो स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। मगर दुर्भाग्य से हमारे देश में गरीबी इतनी है कि माताएं पौष्टिक आहार नहीं ले पाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो इसलिए जो शिशु पैदा होता है वो कमज़ोर होता है जन्म से ही, और फिर तरह तरह की बीमारियां, इलाज, उसमें पैसा खर्च और फिर
वो दुष्चक्र ऐसा एक गरीबी का बन जाता है कि उसी सर्किल में वो पूरा परिवार उनका घूमता रहता है। तो इस दुष्चक्र से उनको बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस योजना का श्री गणेश हुआ और 1 जनवरी 2017 से इसे लागू किया गया। इसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो कामकाजी होती हैं जी। मगर उस स्थिति में उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो उनको उनका वेतन कट जाता है, पैसे नहीं मिलते, मजदूरी करती हैं, तो काम करेंगी तभी पैसा मिलेगा। तो उनको पैसे का अभाव न हो इसलिए वो राशि दी जाती है कि वो घर में आराम करें और पौष्टिक आहार लें। इसमें 19 वर्ष से अधिक की महिलाएं कवर होती हैं और उनको 2 किस्तों में दिया जाता है ये राशि 5,000 रुपये, 2,500 का 2 किस्त होता है। एक प्रसव के पहले कि वो खान पान दुरुस्त रखें अपना, और दूसरी किस्त जो है वो प्रसव के बाद उनको दी जाती है, ताकि उसके बाद वो बच्चे का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। और ये तो है कि पहला बच्चा होने पर। ठीक। दूसरे बच्चे में यदि पुत्री हुई उनको तो एकमुश्त 5,000 रुपया दिया जाता है, 6,000 रुपया एकमुश्त दिया जाता है। तो ये इससे बच्चियों के प्रति सकारात्मक भाव पैदा हो, वो बोझ न बने, एक प्रोत्साहन भी हो, एक प्रोत्साहन हो कि बच्चे भी है तो वो। आपके पास लौटेंगे, चलते हैं कामेश्वर प्रसाद सिंह जी के पास। अभी जो प्रवीण बागी जी ने जितनी बातें कही, कई सारे आंकड़े प्रस्तुत किए, इतनी राशि दी जा रही है, इतने अंतराल पे दी जा रही है, इतने किस्तों में दी जा रही है। कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुदूर गाँव में देखा है, आपने गरीबी क्षेत्रों का दौरा किया है, उन कामों को देखा है। अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा देखें तो 2.5 से 3 करोड़ की नई आबादी हर साल हमारे देश में जुड़ जाती है। ये जो योजना है खास करके नवजात बच्चों और उनकी माताओं के लिए, क्या लगता है कि कोई एक परिवर्तन या कोई रेखा खींच पाएगी आने वाले समय में? कितना प्रासंगिक मानते हैं इस योजना को आप? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने महिलाओं को शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। उसमें सुकन्या समृद्धि योजना को भी हम ले सकते हैं। बच्चियों के जन्म के समय ही उनके नाम से कुछ राशि आप फिक्स कर दीजिए, जब वो 18 साल की होंगी तो उनके पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह के लिए एक बड़ी राशि उनको मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये इसका सारे योजनाओं का उद्देश्य है कि हमारे देश की आधी आबादी और खासकर जो गांव में रहने वाले, मजदूरी करने वाले, कम पढ़े लिखे जो हमारे महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, कौशल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भारत सरकार ने चला रखी हैं। उसी में से ये मातृ बंधन योजना, ये विशेषकर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से उनके लिए बहुत ही लाभकारी है कि उनको प्रसव के पूर्व और प्रसव के बाद, जैसा प्रवीण बागी जी ने कहा कि राशि जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, उसका लाभ गांव गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं काफ़ी लाभान्वित हो रही हैं, लाभ उठा रही हैं। इसके कारण बच्चों के कुपोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी अपेक्षित सुधार हो रहा है। जी, हम इसी बात को विस्तार देंगे, प्रवीण बागी जी के पास हम लौटते हैं। सर, कामेश्वर प्रसाद सिंह जी ने उनके स्वास्थ्य की बात कही कि शिशुओं और माताओं की आज़ादी के बाद से ही आपने देखा होगा, आपने कई पत्रकारीय अपने आलेखों में भी इसको मेंशन किया होगा कि बिहार और भारत में शिशु मृत्यु दर और ख़ास करके जन्म के समय प्रसूता की मृत्यु के आंकड़े भयावह होते रहे हैं। WHO से लेकर, यूनाइटेड नेशन से लेकर भारत सरकार आज़ादी के बाद से ही प्रयास कर रही है। क्या लगता है कि इस मातृशक्ति योजना से ये जो हमारे पास भयावह आंकड़े आते हैं, प्रसूता की मौत, शिशु मृत्यु दर, इन सब पर कुछ काबू पाएंगे हम लोग? क्या हो सकता है? अब बिल्कुल उसी को ध्यान में रख करके ये योजना शुरू की गई है। एक बड़ी संख्या में जो देश में महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार है। एनीमिया नहीं, उनमें खून की कमी है। जितना खून होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, उतना खून नहीं होता।
इसकी वजह ये है कि वो उनका खान पान ठीक नहीं है, इतनी कमाई उनकी नहीं होती है कि वो बेहतर खान पान कर सकें और स्वस्थ रह सकें, तो वो कमज़ोर हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहती हैं। ऐसे में अगर वो माँ बनती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं तो स्वाभाविक रूप से वो बच्चा भी उसी तरह बीमार होगा, अस्वस्थ होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये योजना लागू की है कि माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, खास करके वैसी महिलाएं जो गर्भवती हैं तो उनका खान पान सही हो, इसलिए ये दिया जाए। अभी जो आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं किस्त की रिपोर्ट में ये आंकड़े उल्लेखित हैं। इसमें ये कहा गया है कि देश में 30% नवजात जो हैं वो अल्प वजन के होते हैं, यानी जितना स्टैंडर्ड वजन होना चाहिए एक नवजात उससे कम, उससे कम होते हैं। तो वो वजन कम होगा तो वो डेंजर जोन में आ जाएंगे, कई तरह की बीमारियां उनको हो सकती हैं। तो ये स्थिति न हो। और 13% गंभीर कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, यानी जिनका जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए तो उनको पोषण सही तरीके से नहीं मिल पाता, तो कुपोषण के शिकार हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये मातृबंधन योजना जो है वो शुरू की गई है, ताकि माता और नवजात शिशु दोनों के स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। तो ये बहुत सराहनीय योजना है और इसका लाभ बहुत मिल रहा है लोगों को। इसको आंगनबाड़ी योजना से जोड़ दिया गया है। जो गर्भवती महिलाएं हैं तो आंगनबाड़ी की दीदियां जा कर के उसका रजिस्ट्रेशन करती हैं, फिर उसकी जानकारी ऊपर जाती है, वहाँ से फिर डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत उनके अकाउंट में सीधा पैसा आता है, राशि पहुँच जाती है। उसमें कहीं कोई बीच में कोई थर्ड मैन नहीं है जो हेरा फेरी हो। तो जैसे वो रिकॉर्ड गया ऊपर कि ये गर्भवती है, इस समय इसका ये होना है, डिलीवरी होना है, तो उस हिसाब से जो उनका टाइम टेबल बना हुआ है उस टाइम टेबल के तहत उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और इसी के लिए वो जनधन योजना के तहत जो बैंक खाते खोले गए, देखिए मैंने सरकार ने एक नेटवर्क बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने बृहद पैमाने पर सोचा ये कि कैसे एक एक व्यक्ति की चिंता हो और कैसे उनको स्वस्थ रखा जाए, कैसे उनको लाभ जो यहाँ से जा रहा है पूरा का पूरा 100% लाभ उनको मिले जो लाभुक हैं। तो इसके लिए ये तमाम योजनाएं चलाई गई और उसके माध्यम से एक बेहतर छवि समाज की अभी बनती दिख रही है। हालांकि अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, मगर उस दिशा में हम आगे बढ़ चले हैं और ये कदम जब आगे बढ़ चला है तो फिर ये रुकने वाला नहीं है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल, तो लोग भी चाह रहे हैं कि योजना चलती रहे। कमिश्नर प्रसाद सिंह जी, अभी प्रवीण बागी जी ने कहा कि ये जो राशि है वो जनधन योजना के माध्यम से उनके खातों में, महिलाओं के खाते में, माताओं के खाते में सीधे चली जाती है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है। आप चूँकि इसमें ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, आपको याद होगा कि जब जनधन योजना शुरू हुआ तो इसकी आलोचना और लोग मजाक उड़ाते थे कि खाता तो खोल देंगे, पैसा कौन देगा। लेकिन जब आप मातृशक्ति, मातृबंधन योजना या दूसरी योजनाओं की राशि उस जनधन योजना खाता धारक के खाते में सीधे जा रहा है, तब इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है उसके तहत पहले इन योजनाओं को लागू करने के पूर्व पहले उन्होंने ये व्यवस्था की कि जो भी योजना लागू होगी और लाभुक होंगे, पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि ये लाभ सीधे उन तक बिना किसी हेरा फेरी के कैसे पहुंचे। इसके तहत ही योजनाओं को लागू करने के पूर्व ये जनधन खाते खोलने का पूरे देश में अभियान चलाकर खोला गया। ठीक बात आपने कहा कि उस समय बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये खाता खुलवा के क्या करेंगे, गरीबों के पास पैसा कहाँ से है, पैसा कहाँ से आएगा। जब खाता उनका खुल गया, जिन्होंने आज तक बैंक का द्वार नहीं देखा था, ऐसे लोगों को जीरो बैलेंस पर जब खाता खुल गया और भारत सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न प्रकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं जन कल्याण की, उसमें अधिकांश योजनाओं को, चाहे वो केंद्र सरकार की हो और राज्यों ने भी अब धीरे धीरे सबको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अधिक से अधिक करके कि कोई बिचौलिया, कोई उसमें घुसखोरी ना हो, सीधे उसको जो है लाभ मिले, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई और आज उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब उस खाते का महत्व
आम आदमी को भी और जो लोग आलोचना करते थे उनको भी समझ में आ रहा है कि इन खातों से कितना लाभ लोगों को मिल रहा है। 50 करोड़ से ऊपर गरीब, खाते खोले गए हैं इस मद में। खासकर गरीब लोगों को जो बैंक का मुंह तक नहीं देखे थे वो सबसे ज्यादा आज लाभान्वित हो रहे हैं। बिल्कुल। इनके लिए सरकार वेलफेयर की योजनाएं चला रही है। चलते हैं हम प्रवीण बागी जी के पास। सर, इससे पहले आप बच्चों के कुपोषण पर बात कर रहे थे कि मातृवंदन योजना से माताओं और बच्चों दोनों के कुपोषण का ख्याल रखा जा रहा है। जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो हमारे पास एक और योजना सामने आती है, बात ध्यान में आता है, प्रधानमंत्री के पहल पर फोर्टिफाइड राइस स्कीम शुरू किया गया, संपोषित चावल। तो एक तो जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, लेकिन संपोषित चावल में मिनरल्स और विटामिन युक्त चावल, और यह विशेष रूप से बच्चों के लिए है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और या फिर घर में हैं, उनके लिए संपोषित चावल अथवा फोर्टिफाइड राइस के नाम से स्कीम शुरू किया गया। हम आपसे प्रधानमंत्री की उस दृष्टि की क्या बात जानना चाहेंगे जिसमें वो हर छोटे छोटे स्तर पर चिंता कर रहे हैं। अब बिल्कुल ये इससे जुड़ी हुई योजना है जी। जो मातृवंदन योजना है उसी का ये विस्तार है। एक और तो आप उनको धनराशि दे रहे हैं कि जन्म के समय बच्चे हाँ, बच्चे के जन्म के समय पहले और बाद में, ताकि वो अपना और बच्चे का ध्यान रखें, और दूसरे की आगे भी बच्चा स्वस्थ रहे, माता भी स्वस्थ रहे। इसके लिए वो जो आपने योजना बताई फोर्टिफाइड राइस, हाँ, तो पौष्टिक चावल है वो, उसमें कई चीज़ें मिली होती हैं जो पौष्टिक होती हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। तो वो राशन की दुकान से, जन वितरण प्रणाली से वो दी जा रही हैं, तो सब तक पहुंच रही हैं, और 5 किलो अनाज तो मिल रहा है, तो उसमें वही चावल ज़्यादातर मिलता है जी। तो ये पूरा एक नेटवर्क है कि कैसे स्वस्थ भारत का निर्माण हो, इसके लिए। और जो आंकड़े मैंने बताए थे जी, उसमें ये है कि खास करके महिलाएं बड़ी बीमारी की शिकार होती हैं, इसलिए कि वो घर में आप देखिएगा कि महिलाएं बचा खुचा खाती हैं, वो अपने भोजन को प्राथमिकता नहीं देती हैं। वो उनकी सोच होती है कि पहले पूरा परिवार खा ले, उसके बाद कुछ बचे तो हम खा लें, न बचे तब भी कोई चिंता नहीं, पानी पी लिया सो गए। तो ये गरीब घरों में आज भी हो रहा है। तो इसके तहत ये जो है योजनाएं लाई गई हैं कि ऐसी नौबत किसी घर में ना आए कि बिना खाए किसी महिला को सोना पड़े या कम खा करके सोना पड़े। तो ये सब योजनाएं, और इसी का नतीजा है, दुष्परिणाम है, जो भोजन पर उनका फोकस नहीं होता है, कि 52% गर्भवती महिलाएं वो खून की कमी का शिकार होती है, एनीमिया की शिकार। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये सरकारी आंकड़ा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आंकड़ा है, ताज़ा आंकड़ा, कि 52% यानी आधी से अधिक महिलाएं इस देश में, आप समझ लीजिए क्या भयावह स्थिति है, कि उनमें खून की कमी होती है, और बच्चे के जन्म के बाद वो और कमज़ोर हो जाती हैं। और 74% आबादी पौष्टिक आहार से वंचित है, ये सरकार का आंकड़ा है। 74% आबादी इस देश में पौष्टिक आहार से वंचित है। तो इसके लिए वो जन वितरण प्रणाली से वो योजनाएं शुरू की गई। आपको याद होगा कि पहले उसमें चना वगैरह भी दिया जाता था, कि चना बहुत पौष्टिक माना जाता है, तो चना खा करके लोग स्वस्थ रहें। तो सरकार हर क्षेत्र पर उसकी नज़र है, और कहाँ किसको क्या मदद देने से उसको लाभ हो सकता है, कैसे लोग एक स्वस्थ और अच्छे नागरिक के रूप में देश खड़ा हो, इसके लिए सरकार की चिंता है। और वो हर कदम पर लोगों के साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत को समझते हुए वहाँ वो मदद पहुँचा रही है। हम चलते हैं कामेश्वर सिंह जी के पास। अभी इन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य की बात की, कि आम नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता तो सरकार कर ही रही है, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए अलग से चिंता है, बच्चों के लिए अलग से स्कीम है, जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग नागरिक देश के, उनके लिए भी चिंता है। जैसे आयुष्मान भारत योजना तो सबके लिए है, सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम है, उसमें जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुज़ुर्ग हैं उनके लिए वंदन व्यय योजना है। वंदन व्यय में है कि जो आयुष्मान में 5 लाख की राशि मिलती है इलाज के लिए, उसमें 5 लाख और मिलेगा। तो ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो अलग अलग वर्गीकरण करके महिलाएं, बच्चे, बुज़ुर्ग, युवा, सबके लिए अलग अलग चिंता करना, तो ये जो स्पेसिफिक मॉडल है, इसको आप मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक लक्ष्य संकल्प लिया गया है कि 1947 तक हम विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे, तो इस वर्गीकृत करके जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका किस हद तक योगदान आप मानते हैं? देखिए, समाज के विभिन्न प्रकार के जो
हमारे समाज में लोग निवास करते हैं, तो हर एज ग्रुप के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार, वो श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, तो भारत की सरकार ने सबके लिए उनको कौन सी योजना से लाभ हो सकता है, और यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यानी हम समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं और हर उम्र के लोगों की भी चिंता करते हैं, उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की, उनके पोषण को ठीक कैसे किया जा सके। तो उसी में सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक के लिए भी, चाहे वो इलाज की व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रेनों में उनको रियायती टिकट देने की बात हो, या अन्य स्थानों पर भी वरिष्ठ नागरिक के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाते हैं, ताकि उनको उम्र के हिसाब से उनको ज़्यादा देर खड़ा न होना पड़े, परेशानी न होना पड़े। तो सबका ध्यान रखते हुए इस योजना में भी जो आयुष्मान भारत का आपने कहा 70 वर्ष के बाद, उसमें फ्री कर दिया सरकार ने कि जिनकी उम्र 70 हो गई सबको आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। उसमें जो आप कह रहे हैं वरिष्ठ नागरिक को रेल में रियायत, वो अभी स्थगित है, वो योजना अभी नहीं दी जा रही। ठीक है, स्थगित है, लेकिन सरकार उसको चलाती थी। अब बीच में जिस समय कोरोना का पीरियड आया, उस समय उसको स्थगित कर दिया गया। अभी फिर से उसको चालू करने के लिए बात हो रही है। वो योजना आगे चालू हो सकती है। मैंने रेलवे का ही कहने का नहीं, वो चालू था पहले से, बीच में कोरोना के पीरियड में वो बंद हुआ, फिर से सरकार उस पर विचार कर रही है कि कैसे। मतलब आपका ये कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अलग से सरकार चिंता करती है, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अथवा बच्चों के लिए। बिल्कुल, चाहे उनके पेंशन का हो, चाहे उनको बैंक में भी जो है इंटरेस्ट बाकी लोगों से, जो सीनियर सिटीजन है उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, बैंकों में भी उनको पेंशन का लाभ भी, माने हर सुविधाओं में वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ा अलग से भी उनको लाभ पहुंचाने का सरकार का दृष्टिकोण रहता है, चाहे किसी प्रकार की योजना। जी बिल्कुल। हम फिर से प्रवीण बागी जी के पास आते हैं। हमारे पास समय कम है, संक्षिप्त में हम आपसे चाहेंगे कि एक निष्कर्ष के रूप में बताइए कि जो महिलाएं और बच्चों और वरीय नागरिकों के लिए जो अलग अलग स्कीम बनाया जाता है, इस विशाल भारत के लिए यह दृष्टिकोण कितना लाभकारी है? ये तो ऐसा काम है कि जो बहुत पहले होना चाहिए था, ये बहुत देर से हो रहा है, मगर देर से ही हो रहा है, दुरुस्त हो रहा है। बिल्कुल। और इसको और तेज करने की ज़रूरत है। इसका बहुत लाभ मिल रहा है। पहले जितना प्रसव के समय जितनी मृत्यु दर थी महिलाओं की या बच्चों की, वो बहुत कम हुई है, इसलिए कि अब मेडिकल सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंची हैं। संस्थागत प्रसव पर सरकार का बहुत जोर है, तो उससे उनकी प्राण रक्षा हो रही है। और स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माता, ये भी सरकार के फोकस में, इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है, बीमारियाँ कम हो रही हैं नवजात शिशुओं में। तो ये सब लाभ मिल रहा है, इसको और तेज करने की और मजबूत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कई सारे काम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हो रहे हैं। प्रवीण बागी जी ने और कामेश्वर सिंह जी ने बताया कि ये कुछ काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भारत अब एक एक कदम प्रगति की ओर बढ़ा रहा है, विकसित भारत का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा है। और जैसा कि इस कार्यक्रम का हमारा शीर्षक है कदम विकसित भारत की ओर, हम अगर ऐसे ही कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस लक्ष्य को भी हम पूरा कर पाएंगे। हम चाहते थे कि इस जानकारीपूर्ण परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हमें अनुमति दीजिए। आइए हम अपने अतिथियों को धन्यवाद देते हैं। कामेश्वर सिंह जी, डीडी बिहार के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण बागी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।